So जो pain है, it is severe and localized, right? Obviously there's going to be pain. But what is something else that you're going to see? So the patient comes in, they're like, oh my god, I'm in so much pain. But again, there's also deformity, which is abnormal angulation, shortening or rotation हो सकती है. अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है? Swelling हो सकती है क्योंकि soft tissue damage है तो of course edema ensue करेगा. Loss of function के inability to use the limb क्योंकि deformity होगी तो कैसे use होगा? And then crepitus, which is कि of course ये बोन है, ये टूट गई, यहाँ पे भी टूट गई है, तो ये आपस में जब हिलेंगी जुलेंगी तो ग्रेटिंग साउंड है, तो बोन एंड रबिंग है. ठीक है. डायग्नोसिस क्या करते हैं? सो वी हैव रूल ऑफ टूज हैं. ठीक है. टू व्यूज विच इज़ एपी लेटरल, टू जॉइंट्स अबव एंड बिलो. फॉर एग्जाम्पल ये जॉइंट इन्वॉल्व है ना, तो हम इससे दो जॉइंट्स, जो इससे ऊपर वाला जॉइंट है और इससे नीचे वाला जॉइंट है, टू लिम्स फॉर कंपेरिजन इन चिल्ड्रन, कि हम दो लिम्स का लेंगे कंपेरिजन के लिए. एंड देन टू ओकेजन्स बिफोर एंड आफ्टर रिडक्शन. ठीक है. अब जो इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है, उसमें जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है ना, तो हम इसके लिए सीटी करते हैं क्योंकि इसमें क्लियर पिक्चर इन्वॉल्व हो जाती है कि जॉइंट में क्या क्या है. एंड देन MRI फॉर अकल्ट. अकल्ट का मतलब है कि अकल्ट इज़ लाइक from cult, and then cults are like hidden, so it's a hidden fracture that is not visible on x-ray. And stress fractures, which are tiny cracks due to repetitive strain, जो कि मैंने कहा था athletes में होता है, right? So MRI for occult and stress, ठीक है, because वो नज़र नहीं आता, ये stress वाले छोटे छोटे tiny होते हैं. And then intra-articular के लिए CT ज़्यादा suitable होता है, right? So we're gonna do two views. मैंने कहा two views, two joints, two limbs, and then two occasions. ठीक है, that is really easy to remember. Okay, so when we look at complications of a fracture, तो it's really easy to understand. ठीक है, एक vessels affect हो रही हैं, एक nerves affect हो रही हैं, ये दोनों affect होंगी तो compartment syndrome हो जाएगा. We already know this. ठीक है. अच्छा, ये compartment syndrome होगा. जब compartment syndrome होगा तो क्या चीज़, blood supply cut off हो गया, तो what is going to be affected? The viscera. Why else would a viscera be affected? Now imagine this is the heart and these are the ribs that are protecting your heart. Imagine it goes and punctures this, so heart को तो viscera को damage हुआ. So this is also why हो जाता है. So it's usually occurs in pelvic fractures and in rib fractures, right? And then wound infection हो सकती है. This is like an early woke, for example, open fracture था, right? And it forms a wound and उसके अंदर infection हो गई है. And then hemoarthrosis क्या है कि bleeding हो गई. So this was a bone, इसका fragment है, इसका है. And then vessel injury हुई है और इस joint के अंदर hemiarthrosis हो क्या है, which means कि bleeding हो गई. So it's very easy to remember कि सबसे पहले इससे hemorrhage और ischemia हुआ है. So vessels affect हुए, nerves affect हुए, इससे क्या हो गया, compartment syndrome हो गया. Compartment syndrome से क्या हो गया, visceral injury हो गई. ठीक है, visceral injury हो गई. Now let's say कि वो सिर्फ अंदर नहीं, बाहर भी जाके इंजरी इफेक्ट किया, तो वूंड इन्फेक्शन हो गया है. और वूंड इन्फेक्शन के साथ साथ हेमीआर्थ्रोसिस भी हो सकता है. अब सिस्टमिक क्या हमारे पास चीज़ें हो सकती हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम्बुलिस बन गया है, यहाँ पे एयर एम्बुलिस बन गया है, फैट एम्बुलिस बन गया है, तो एम्बुलिज्म हो गया. उसके अलावा शॉक हो सकता है. शॉक क्यों होगा सिस्टम में, क्योंकि अगर ढेर सारी ब्लीडिंग होगी तो शॉक में चला जाएगा. एम्बुलिज्म, थ्रोम्बो एम्बुलिज्म में कन्वर्ट हो सकता है, निमोनिया हो सकता है. एंड देन एक्सैसरबेशन ऑफ कोमॉर्बिडिटीज़. नाउ लेट लोकल क्या है कि लोकल में क्या और मसले हो सकते हैं. सो 3 ऑफ देम हैव टू डू विद यूनियन. और यूनियन में क्या मसले हो सकते हैं, एक तो डिलेड हो सकता है. डिलेड का क्या मतलब है कि बस टाइम ज़्यादा लग रहा है. नॉन यूनियन हो सकता है कि हुआ ही नहीं है, कि 6 months हो गए और अभी तक यूनियन नहीं हुआ. एंड देन मैल यूनियन क्या है, जो कि मशल का हुआ था मैल यूनियन, इसकी टेढ़ी बोन जुड़ गई है, एबनॉर्मल पोजीशन में जुड़ गई है. ठीक है, अब ये है. अब अच्छा, सो दिस हैज़ टू डू विद द बोन. अब दूसरी क्या चीज़ लोकली इफेक्ट हुई है, जॉइंट्स. ठीक है, जॉइंट्स में क्या हो सकता है कि जॉइंट के अंदर स्टिफनेस हो सकती है क्योंकि, और कंट्रैक्चर्स बन सकते हैं. कंट्रैक्चर्स आर ऑल्सो फॉर्म रीज़न स्टिफनेस ही होती है. और ये क्यों होते हैं दोनों चीज़ें, क्योंकि फाइब्रोसिस हो रही होती है इस जगह पे. ठीक है. एंड देन वी हैव एवास्कुलर नेक्रोसिस. अच्छा, अब हमने ये देख लिया, लोकल में बोन भी था, जॉइंट भी था. वहाँ पे और क्या चीज़ पड़ी हुई होती है, ब्लड वेसल्स पड़े होते हैं. ब्लड वेसल्स में अगर हमारे पास वेसल डैमेज हो गया तो एवास्कुलर नेक्रोसिस हो गया, जैसे फीमर के हेड के ऊपर. एंड देन ऑस्टियोमाइलाइटिस का क्या मतलब है कि वहीं पे इन्फेक्शन भी हो गई है. और बच्चों में हमने क्या कहा था, 3 to 5 जो हमारे पास सॉल्टर हेयर्स क्लासिफिकेशन में वो होती है, उसमें ग्रोथ डिस्टर्बेंसेस होती हैं. लेट सिस्टमिक में क्या हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है कि इन्फेक्शन इतनी हो गई है. सिस्टमिक में हमने कहा था ना कि वूंड इन्फेक्शन हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया एंटर किया, उसने सेप्सिस कॉज कर लिया. ठीक है, टेटनस हो सकता है. एंड देन पोस्ट ट्रोमैटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस की ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक जो कॉज है वो होती है पोस्ट ट्रोमैटिक. ठीक है, तो ट्रॉमा के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, टेटनस हो गया या सेप्सिस हो गया. ठीक है. सो इसकी 2 रीजंस हो सकती हैं, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल. की डिलेड यूनियन क्या है, स्लोअर देन एक्सपेक्टेड. इसमें क्या हम
क्या 2 रीजंस हो सकती हैं, दोनों आइज से याद रखना है। इमोबिलाइजेशन कि बंदा हिला जुला ही नहीं है तो वो फिक्सीड नहीं हो रही, और दूसरा क्या है कि इन्फेक्शन उस जगह पे हो गई है, तो इसमें हम उसी तरह मैनेज करते हैं कि हम मोबिलाइज़ करते हैं और इन्फेक्शन ट्रीट करते हैं। नॉन यूनियन का क्या मतलब है कि मोर देन 6 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है, इसके क्या रीज़न हो सकती है कि इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रही है कि बार बार वहाँ पे लिगामेंट टेयर तो नहीं हो रहा लेकिन बार बार बोन हिल रही है, और एवास्कुलरिटी, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा था कि डिस्ट्रैक्शन इज़ सेपरेशन विदाउट डिसलोकेशन। और where we go, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि मैल यूनियन हो सकता है, हील्ड एबनॉर्मल, और इसमें क्यों होती है पोर रिडक्शन। रिडक्शन इज़ हाउ यू अलाइन द बोन अगेन, तो अगर पोर रिडक्शन है तो इसमें ऑस्टियोटमी करनी पड़ती है विच इज़ बोन कटिंग, और इसको फिक्स करना पड़ता है। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट क्या है कि हमारे पास देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स जो कि वी आर बेयरिंग इन माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके वी वांट एनाटॉमिकल रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है कि वी आइदर डू क्लोज मैनिपुलेशन के बाहर से हमने ये बोन्स को जोड़वा दिया, या ओपन के हमने इसको खोल के बोन्स को अलाइन कर दिया। सो रिडक्शन इज़ बेसिकली अनदर वर्ड फॉर अलाइनमेंट। एंड इसमें क्या हो सकता है इंडिकेशंस के हम ओपन कब करेंगे, अगर ओपन फ्रैक्चर है कि फॉर एग्जांपल वो मैंने बताया था कि ओपन फ्रैक्चर क्या होता है कि वो अब बाहर के सर्फेस के साथ आर्टिकुलेट कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स हमें उसको वैसे ही काटना है, वो वैसे ही कटा। फेल क्लोज रिडक्शन, कि हमें क्लोज ट्राई कर लिया, उससे वर्क नहीं हुआ तो फेल्ड। या इंट्रा आर्टिकुलर या ग्रोसली अनस्टेबल है कि अनस्टेबल है सो वी हैव टू ओपन इट, या इंट्रा आर्टिकुलर अगर हो। सो दीज आर 3 मेन इंडिकेशंस। फिर उसके बाद स्टेबलाइजेशन और फिक्सेशन है, ठीक है। स्टेबलाइजेशन और फिक्सेशन ये क्या होता है कि मेंटेन्स द अलाइनमेंट अंडर यूनियन, कि ठीक है हमने रिड्यूस कर लिया है, हमने आपस में उनको अलाइन कर दिया है, लेकिन अब इनको स्टेबलाइज करना है, फिक्स करना है ताकि ये हिले ना, राइट। अगर ये हिल गए तो फिर फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। सो वी हैव टू स्टेबलाइज इट। इसमें हम कास्टिंग कर सकते हैं जो कि चढ़ जाता है, स्प्लिंटिंग कर सकते हैं, ट्रैक्शन कर सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फिक्सेशन कर सकते हैं। इसकी हम आगे टेक्निक्स पढ़ेंगे। एंड देन प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड सप्लाई एंड अर्ली मोबिलाइजेशन एंड रिहैबिलिटेशन, जिससे स्टिफनेस नहीं होती, कंट्रैक्चर्स नहीं बनते, एंड बाकी मसल एट्रोफी वगैरह नहीं होती है, थ्रोम्बोसिस नहीं होती। अब हम मेथड्स ऑफ फिक्सेशन पढ़ेंगे कि हाउ डू वी, हमने रिड्यूस कर दिया उसे, अलाइन कर दिया, नाउ व्हाट डू वी डू नेक्स्ट। So casting or splinting, you already know what cast looks like, what a split looks like. We've all signed those, so I'm not going to go into detail कि वो क्या होता है, right? But ये क्या होता है कि it's non-invasive, it's cheap, adjustable, and no implants are needed. और disadvantage क्या होता है कि we cannot access soft tissues क्योंकि हम बाहर से ही कर रहे हैं, and then इसमें plaster disease भी हो सकता है, which is like basically कि nerves and vessels इसमें इफेक्ट हो जाती है, and then stiffness हो सकती है। And then we have traction. Traction is basically like, you know, like we literally are pulling up on the bone, and when we pull up on the bone, तो इससे क्या होता है कि we attach it by weights, and when we attach it by weights and adhesive tapes या skeletal tractions हैं, तो इससे क्या होता है कि it maintains the length of the bone and there's no surgical wound. कोई surgical wound नहीं है, length भी maintain होती है क्योंकि हम उसको ट्रैक्शन प्रोवाइड करें, उसको पुल करें। लेकिन इससे क्या होता है कि बंदा ऑफकोर्स लेटा रहेगा, इमोबिलाइजेशन से क्या होगी कि वो लेटा रहेगा तो वो हॉस्पिटल में ज़्यादा इमोबिलाइज होगा, या घर पे ज़्यादा होगा तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा, ठीक है। और जब वो लेटा रहेगा तो एक और जो चीज़ होगी वो मसल एट्रोफी होगी, बिकॉज यू नॉट मोबिलाइजिंग और मोबिलाइजिंग देयर मसल्स। एंड देन उसके अलावा डीवीटी हो सकता है बिकॉज यूर नॉट मोबिलाइजिंग, सो यूर जस्ट स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर वे टू लॉन्ग। एंड देन उसके अलावा हमारे पास हो सकता है कि डीवीटी हो सकता है, मसल हो सकता है, एंड immobilization, yeah. So these are the 3 things that happen. So immobilization की वजह से दोनों तीनों बाकी चीज़ें हो रही हैं। Internal fixation क्या होती है कि internal fixation is when there is a non-operative treatment.